नमस्कार। डॉक्टर बुश, रिटायर्ड IAS ऑफिसर और आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट, मेरे कोलीग डॉक्टर दुबे, डॉक्टर रविंद्र, नीरे के हेड डॉक्टर बनर्जी और मेरे साइंटिस्ट स्टाफ डॉक्टर अनिल प्रकाश, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम तो जैसे कि आपको भी बताया गया कि डॉक्टर श्री आलोक संजर हमारे MP आज हमारे बीच नहीं है स्वास्थ्य के कारण, तो सबसे पहले तो मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करूंगा। दूसरा, हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वीर कटोच आज आपके बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रम के कारण। पिछले 4 साल से वो हर बार 11 अक्टूबर को नीरे में होते थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वही करते थे। इस समय दिल्ली में काफ़ी व्यस्तता के कारण वो इस फंक्शन में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं और उनकी तरफ से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 जून 2010 को कैबिनेट ने एक एनवायरमेंटल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की परिकल्पना को जन्म दिया। ICMR ने 3 महीने के अंदर 11 अक्टूबर 2010 को नीरे की स्थापना की। नीरे की स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि हम जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन कर सकें और ये अध्ययन बेसिक साइंस, क्लिनिकल साइंस और अल्टीमेटली ट्रांसलेशन और कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसलेट होके एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण में भागीदारी करे। शुरुआत में मेरे 2 कमरों से चलता था और कमला नेहरू अस्पताल ने फिर 2 फ्लोर अलॉट किए, जिसमें कि अभी हमारा ये संस्थान चल रहा है। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने हमें 8 हेक्टेयर भूमि अलॉट की है फ्लोरी में, जहाँ हमारा संस्थान फाइनली बनेगा और 2013 में ही 184 साइंटिस्ट की सीट क्रिएट हुई हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड के 46 सीट का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अभी निकल चुका है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है। तो हम मान के चलते हैं कि 2015 आते आते हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। शुरुआत में सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन स्टडीज़ के 39 कर्मचारियों को इस संस्थान में ले लिया गया है, प्लेस किया गया है और आज की तारीख में संस्थान उन्हीं 39 के द्वारा चल रहा है। डिब्रूगढ़ से साइंटिस्ट स्टाफ डॉक्टर अनिल प्रकाश को हमारे साथ यहाँ पे भेजा गया है, जिनकी स्पेशलिटी एंटोमोलॉजी है और मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस उनकी स्पेशलिटी है। 2010 से 2013 का जो समय था वो निर्माण में निकल गया, एस्टेब्लिशमेंट में निकल गया। 2013 से हम लोगों ने एक्चुअल काम करना शुरू किया। हमारी जो करंट फोकस है वो भोपाल गैस त्रासदी है। उसके अलावा हम लोग साइटोजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, ट्रांसमिशन, एनवायरमेंटल हेल्थ इश्यूज पे, COPD यानी कि श्वास रोग जैसे अस्थमा जो पॉल्यूशन से होते हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीजेस, गुर्दा रोग, जिस पे हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। जो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया वो CRS से कंटिन्यूएशन में प्रोजेक्ट था। इनफैक्ट 2013 में 1984 में जब गैस त्रासदी हुई उसके बाद ICMR ने एक सेंटर स्टैब्लिश किया और एक लॉन्ग टर्म एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी शुरू की, जिसका बेसिक उद्देश्य ये जानना था कि समय के साथ जो लोग गैस से एक्सपोज हुए उनमें क्या परिवर्तन होते हैं। शुरू में ये 6-6 महीने पे हम लोग ये अध्ययन करते हैं और अभी जून में हम लोगों ने 48वां राउंड कंप्लीट किया है। पिछले साल जिसकी एक्टिविटी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके 46 और 47वें राउंड हुए। इसमें कुल 16,815 गैस एक्सपोज्ड लोगों का अध्ययन किया गया है और ये पिछले 20 साल 30 साल होने जा रहे हैं हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि
सर्वज्ञात है कि इन लोगों में सांस की प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, आंखों के रोग हैं। उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हैं और कुल कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर हम लेते हैं तो करीब 22 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की परेशानी बनी रहती है। इसके अलावा पिछले साल में 4 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिसमें लॉन्ग टर्म जेनेटिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैस एक्सपोजर, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक्स ऑफ लंग फंक्शन अमंग द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर, cytogenetic analysis of MIC exposed population and their progenies, and evaluation of biochemical markers in clinical stable cases of COPD in gas affected population। ये 4 शुरू किए गए। इसके अलावा अगर हम नेरे की गतिविधियां, रिसर्च के अलावा अगर हम नेरे की गतिविधियां देखते हैं तो नेरे ने कोशिश की है कि वो कम्युनिटी तक पहुंचे और कम्युनिटी के लोगों को छूने की कोशिश करें, जिसके लिए एक नेरे में यहाँ पे एक स्पेशल रेस्पिरेटरी क्लिनिक चलाया जाता है, जिसमें कि लंग फंक्शंस के अलावा उनका मॉनिटरिंग भी की जाती है। और कम्युनिटी लेवल पे हम एक रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाते हैं जो पेशेंट्स को वहाँ पे फिजियोथेरेपी देता है। इस कार्य में हमारी सहायता एक स्वयंसेवी संस्था करती है और मैं साधना कार्तिक जी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। ये दोनों के दोनों कार्य उन्हीं के सहयोग से संपादित होते हैं और हमारी डॉक्टर गुम्मा गर्ग लेकर इस क्लिनिक को कोऑर्डिनेट करती हैं डॉक्टर विजयन के साथ। दूसरा एक एरिया जिसको नेरे ने छूने की कोशिश की वो मेंटल हेल्थ था। डॉक्टर RS मूर्ति ने 2011-12 से मेंटल हेल्थ सर्वे कैसे एक्सपोज पॉपुलेशन में शुरू किया और हम लोगों ने पाया है कि लगभग आधी पॉपुलेशन इमोशनली स्ट्रेस्ड है और करीब 20% लोगों को डायग्नोसिबल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए और ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है। और मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों ने एक बुक तैयार की है, एक डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगी। कम्युनिटी सर्विस हम लोग वैसे भी प्रोवाइड करते हैं, जो 16,000 पेशेंट जिनको हम फील्ड विजिट करते हैं, उसके बाद हमारे डॉक्टर्स जाके उनको विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद अगर किसी को मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत होती है तो या तो वो खुद प्रेस्क्राइब करते हैं या उनको PMHRC या PMHRC के 8 यूनिट्स में किसी भी यूनिट में रेफर करते हैं। तो कम्युनिटी प्रोग्राम हम लोगों की एक स्ट्रेंथ है, एपिडेमियोलॉजी हम लोगों की एक स्ट्रेंथ है और मैं चाहूँगा कि ये स्ट्रेंथ उसी तरह से बनी रहे। नए प्रोजेक्ट जो 2015 में शुरू होने जाएंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। पहला है कि हेल्थ सर्वे ऑफ 5.76 लाख गैस विक्टिम्स। ये प्लान किया गया है कि 1 टाइम क्रॉस सेक्शनल सर्वे किया जाएगा, जिसमें कि सारे के सारे 5,76,000 गैस विक्टिम्स का हेल्थ स्टेटस हम लोग देखेंगे। हेल्थ स्टेटस एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बायोकेमिकल टेस्ट के जरिए होगा, जिससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि आज 30 साल के बाद उनका हेल्थ का स्टेटस क्या है। दूसरा एक वाटर पॉल्यूशन पे किया गया है, जिसका टाइटल है स्टडी ऑफ प्रेवलेंस ऑफ मॉर्बिडिटी ऑफ सेलेक्टेड पॉपुलेशन फैमिलीज विद रेफरेंस टू ड्रिंकिंग वाटर यूटिलाइजेशन। ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है और इसमें हम हेल्थ सर्वे के जरिए करीब 10.4 लाख लोगों का पॉपुलेशन भोपाल की इसमें हम करेंगे, जिसमें से करीब 11,000 लोगों को सर्वे करेंगे सैंपल करके और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई मॉर्बिडिटी या कोई बीमारी पीने के पानी से, दूषित पानी से है या नहीं है। तीसरा साइटोजेनेटिक एनॉमलीज और क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गुर्दा रोग, क्रॉनिक गुर्दा रोग काफ़ी ज़्यादा है और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी साइटोजेनेटिक एनॉमलीज तो नहीं है जिसकी वजह से गुर्दा रोग प्रोड्यूस होता है। नेशनल लेवल पे जो काम हम लोग प्रपोज किए हैं उसमें सबसे पहला है हेल्थ इफेक्ट ऑफ रिवर वाटर पॉल्यूशन, जिसमें शायद गंगा पहली रिवर होगी जिसको हम स्टडी करेंगे। ये देखा गया है कि 45,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ हमारी कंट्री से रन करती है, जिसमें से करीब 25,000 किलोमीटर की जो रिवर लेंथ है वो येलो एरिया में है
पॉल्यूशन रिवर्स में बहुत ज़्यादा है। ये पॉल्यूशन नेचुरल पॉल्यूशन भी है, मैन मेड पॉल्यूशन भी है, मैन मेड पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, हाउस वेस्ट भी है। और हम लोगों की जो ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस रही हैं उन्होंने भी हमारी वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट करने का काम किया है। तो इतने साल से हम लोग वही काम करते चले आ रहे हैं, वही अस्थि विसर्जन करते हैं, वही प्रतिमाएं विसर्जन करते हैं, फूल पानी में डालते हैं। उसके अलावा नहाते भी हैं गंगा के पानी में या और नदियों के पानी में, साबुन से कपड़े भी धोते हैं। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पानी के पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही पानी है जो हम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, और यही पानी है जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो इस पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के पॉल्यूशन से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जैसे एंट्रिक फीवर्स हैं, टाइफाइड है, रोटा वायरस डायरियाज हैं, मच्छर से होने वाली बीमारी हैं जैसे डेंगू, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर। ये सारी बीमारियां महामारी का रूप लेती हैं। कॉलरा का नाम आपने सुना ही है, हर आदमी जानता है कॉलरा के बारे में, पानी से फैलता है। गंदे पानी के यूटिलाइजेशन से और अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो उससे पानी का पॉल्यूशन बढ़ता है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है और बीमारियां पैदा करने की क्षमता उस पानी में बढ़ जाती है। तो ये प्रपोज है कि अब हम देखेंगे कि इन रिवर्स के अलॉन्ग जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ा है, और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाटर बॉडीज़ को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठा रहे हैं। तो जैसे जैसे वाटर बॉडीज स्वच्छ होंगी तो उससे स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन होगा, ये भी हम साथ ही में देखना चाहेंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने पिकअप किया है वो नेचुरली अर्थिंग रेडिएशन पे है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेडिएशन मटेरियल सैंड में या ज़मीन में पाया जाता है, जिसमें केरला में थोरियम है, उड़ीसा में यूरेनियम है, और ये सारी की सारी थोरियम यूरेनियम माइनिंग होती है। लोग यहाँ माइनिंग करते हैं, और केरला में तो पूरे के पूरे स्ट्रेच में लोग रहते हैं, जनरेशन से रह रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रपोज किया कि हम ये देखेंगे कि जो लोग लो डोज क्रॉनिक रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं उनके स्वास्थ्य पे क्या परिवर्तन होते हैं। पेस्टिसाइड एक्सपोजर एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और पेस्टिसाइड ऐसे ऑर्गेनोकेमिकल्स होते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं। तो इसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ ऐसे बायोमार्कर्स हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि किसी व्यक्ति को पेस्टिसाइड एक्सपोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पेस्टिसाइड एक्सपोजर के बायोमार्कर्स की खोज करना एक हम लोगों का काम है, जिसकी तरफ हम 2015 में कदम बढ़ाएंगे। एक और इशू जो हम लोगों ने नोटिस किया है वो है सैनिटरी लैंडफिल्स का इशू। कूड़ा एक जगह से उठा के लैंडफिल के लिए एक जगह डाल दिया जाता है, और नॉर्मली जब ये लैंडफिल चूज़ किए जाते हैं तो वो शहर के बाहर चूज़ किए जाते हैं, ऐसे एरिया में चूज़ किए जाते हैं जहाँ लोग रह नहीं रहे होते। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे शहर फैलता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये लैंडफिल शहर के बीचों बीच आ जाते हैं। जब ये लैंडफिल शहर के बीचों बीच आ जाते हैं तो इसके आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पे क्या दुष्प्रभाव होता है, इसको अध्ययन करने के लिए भी एक प्रपोजल हम लोग ला रहे हैं 2015 में। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा, और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको कह रहे हैं कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है जिसमें पॉल्यूशन ना हो, वातावरण साफ रहे, आपके आसपास का क्षेत्र साफ रहे। और हमारा ये मानना है, पूरे मेरे परिवार का ये मानना है कि एक स्वच्छ वातावरण ही आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। अगर हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो करीब करीब 80% बीमारियों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। इन बीमारियों में ना सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों से फैलती हैं, उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, कैंसर और यहाँ तक कि मेंटल डिसऑर्डर्स
इन सब से आप केवल अपने वातावरण को स्वच्छ रख के मुक्ति पा सकते हैं। मेरे आने वाले समय में और अच्छा करेगा और उन्नति करेगा, और मेरे अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोड्यूस करना पड़ेगा आने वाले समय में। अपने वातावरण को, अपने स्वास्थ्य को, अपने कम्युनिटी के स्वास्थ्य को हम लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए हमें और कार्य करना पड़ेगा। एक स्वच्छ भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत के निर्माण में हम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। एक चीज जिसपे मैं कहना चाहूँगा वो है IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये एक चीज है जिसमें कि हम आप सब किसी भी लेवल के हम चाहे कर्मचारी हों, इसमें हम भागीदारी कर सकते हैं। हम लोगों को अपने आस पड़ोस में, अपने कॉलेजेस में, अपनी कम्युनिटी में जाके लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वातावरण को साफ रखना कितना जरूरी है। इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। अगर हम सब मिलके इस साल भोपाल के हर स्कूल में जाके हर एक बच्चे को, हर फैक्ट्री वर्क प्लेस पे जाके हर एक कर्मचारी को इस बात को समझाएं, तो शायद हम इस भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत निर्माण में मदद कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir.